मैं नूजल चौहान और आप देख रहे हैं विश्लेषण। कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां बच्चे पैदा होने से ज्यादा लोग मर रहे हैं, जहां स्कूल खाली हैं, गांव सुनसान हैं और आने वाले सालों में वहां कोई इंसान ही ना बचे। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है जापान की। लेकिन अब वही देश एक ऐसी खामोश लड़ाई लड़ रहा है जो उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रही है। हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान एक ऐसा देश जो दुनिया में सुपर एजिंग नेशन कहलाता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जन्म दर लगातार घट रही है और मृत्यु दर जन्म दर से लगभग दोगुनी हो चुकी है। मतलब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उससे दोगुने लोग हर साल इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आने वाले दशकों में जापान के अस्तित्व पर सीधा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र के डेटा के अनुसार जापान की जनसंख्या 2010 में अपने चरम पर 12.8 करोड़ थी। तब से यह निरंतर गिरावट के दौर में प्रवेश कर चुकी है और अब लगभग 12.3 करोड़ पर आ चुकी है। यह सिर्फ एक मामूली गिरावट नहीं है, यह एक ऐतिहासिक मोड़ है जो एक दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय संकट की शुरुआत का प्रतीक है। और अगर यह रफ्तार जारी रही तो भविष्य के अनुमान चौंकाने वाले हैं। 2100 तक यह संख्या घटकर आधी से भी कम रह सकती है, संभवतः 6 करोड़ लोगों से भी नीचे। यह कोई दूर के भविष्य की समस्या नहीं है। इस जनसांख्यिकीय बदलाव के परिणाम जापानी समाज में पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। इस समस्या के मूल में दो प्रमुख आंकड़े हैं। पहला, जन्म दर, जो केवल 1.3 बच्चे प्रति महिला है। यह जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए आवश्यक 2.1 की प्रतिस्थापना दर से बहुत नीचे है। दूसरी ओर, जापान एक अतिवृद्ध समाज बन चुका है, जहां आज लगभग हर 3 में से एक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का है। युवाओं की घटती संख्या और आश्रितों की बढ़ती आबादी का यह जनसांख्यिकीय असंतुलन देश के भविष्य पर भारी दबाव डाल रहा है। लेकिन सवाल है, आखिर जापान में बच्चे पैदा करने की दर इतनी कम क्यों है? इस जटिल समस्या के पीछे कोई एक नहीं, बल्कि कई गहरे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण छिपे हैं। आइए इन पर एक एक कर नजर डालते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण है महंगाई और आसमान छूती जीवन यापन लागत। टोक्यो जैसे शहरों में रहना बेहद महंगा है। ऊपर से बच्चों की परवरिश, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाला भारी खर्च कई युवा जोड़ों को परिवार शुरू करने के विचार से ही दूर कर देता है। दूसरा अहम कारण है जापान का कुख्यात वर्क कल्चर। यहां करोशी यानी अत्यधिक काम से मौत का डर हमेशा बना रहता है। लंबे वर्क आवर और काम के अत्यधिक दबाव के कारण युवाओं के पास व्यक्तिगत जीवन और रिश्तों के लिए समय ही नहीं बचता। इसके अलावा सामाजिक मान्यताओं में भी बड़ा बदलाव आया है। महिलाएं अब करियर पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, जिससे देर से विवाह हो रहे हैं या कई लोग अविवाहित रहना पसंद कर रहे हैं। शादी और परिवार बनाने में घटती रुचि भी एक बड़ी वजह है। इन सब वजहों का मिलाजुला असर यह है कि युवा पीढ़ी बच्चों की जिम्मेदारी के बजाय अकेले जीवन को प्राथमिकता दे रही है। अगर यही हाल रहा तो कुछ दशकों बाद जापान में स्कूल बंद होंगे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं होंगे। गांव और छोटे कस्बे वीरान हो जाएंगे। काम करने वालों की कमी से अर्थव्यवस्था धीमी हो जाएगी और एक दिन सिर्फ बुजुर्गों का देश बनकर जापान इतिहास के पन्नों में सिमट सकता है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि जनसंख्या विशेषज्ञों की सख्त चेतावनी है। लेकिन क्या जापान वाकई शून्य जनसंख्या की ओर बढ़ रहा है? जरूरी नहीं। यह भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है। जापान एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और विशेषज्ञों का मानना है कि सही नीतियों के साथ इस ट्रेंड को पलटा जा सकता है। चुनौती बड़ी है, लेकिन राष्ट्रीय नवीनीकरण का अवसर भी उतना ही बड़ा है। समाधान सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों में है। इसमें बच्चों की परवरिश के लिए आर्थिक मदद बढ़ाना और उच्च गुणवत्ता वाली चाइल्ड केयर सुविधाएं देना शामिल है। कॉरपोरेट कल्चर को बदलना होगा ताकि काम और जीवन में संतुलन बने। महिलाओं के लिए मजबूत मातृत्व सहायता जरूरी है, ताकि उन्हें करियर और परिवार में से एक को न चुनना पड़े। साथ ही एक नियंत्रित और रणनीतिक इमिग्रेशन नीति जो कुशल विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करे, अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे सकती है। जापान के पास इस बदलाव के लिए साधन मौजूद हैं। उसके पास तकनीक है, संसाधन है और दुनिया भर से टैलेंट आकर्षित करने की क्षमता भी है। असली चुनौती क्षमता की नहीं, बल्कि इन बदलावों को लागू करने की राजनीतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति की है। दुनिया के सबसे उन्नत देशों में से एक का भविष्य दांव पर है और समय रहते सही कदम उठाने होंगे।
दोस्तों, किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था या तकनीक नहीं होती, बल्कि वहां के लोग होते हैं। अगर लोग ही कम हो जाएं, तो बाकी सब बस एक ढांचा बनकर रह जाता है। जापान का यह संघर्ष हमें भी एक सबक देता है। जनसंख्या संतुलन किसी भी देश के भविष्य की कुंजी है। मैं नूजल चौहान देता हूं इजाजत। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक और नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।